ओके, फिजिक्स क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में जाना था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकल प्लेन में अगर उसका सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं तो इस तरह का मोशन क्या होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो हमने सेगमेंट्स लिए कि अगर मान लो नीचे से 90 डिग्री कवर किया या नीचे से 180 डिग्री कवर किया तो ए से बी गया या फिर बी से सी के बीच तक गया, तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी। तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंगल कवर करवाना है या फिर मान लो बी तक पहुंचाना है, जो बी पॉइंट था वहां तक पहुंचाना है, तब हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए √2 g r। लेकिन अगर मान लो हमें सी तक पहुंचाना है, टॉप तक पहुंचाना है, तो उस केस में हमें वेलोसिटी कितनी चाहिए? हमें चाहिए रूट में 5 g r, है ना। हमें 5 g r चाहिए होती है, तब जाके वो पूरा ऊपर तक पहुंचता है, सी पॉइंट तक पहुंचता है। तो अब आगे इसमें और चीज़ें समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। जैसे हमने क्या लिया था, हमने एक वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और उसमें मैं दोबारा लेता हूँ। जैसे ये कोई सर्कल है और इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये इस यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँचाना हो गया एक काम, तो यहाँ तक पहुँचाने वाला केस हो गया एक तो। और ये रेडियस r है, और इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लेते हैं? u लेते हैं। ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, और ये पॉइंट टॉप वाला कोई मान लो c पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर b पे पहुंचाना है तो b पे पहुंचाने के लिए तो u मिनिमम जो था उसकी वैल्यू कितनी आई थी? रूट में 2 g r आई थी, टू रीच एट b, टू रीच एट बी। बी पे पहुंचना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? √2 g r होना चाहिए। और u मिनिमम अगर रूट में 5 g r होता है तो उस केस में कहाँ पहुंचता है? टू रीच एट सी, इस टॉप वाले पॉइंट पे पहुंचता है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि अगर मान लो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही केवल लगाता, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचाया, तो इस पॉइंट पे जस्ट पहुंचने वाला केस अगर लेता, है ना। इफ इफ वी टेक इफ वी टेक केस या फिर कंडीशन such that object just reaches to point C, object just reaches to point C। यदि हम एक ऐसा केस लेते हैं, ऐसी कंडीशन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? C पे जस्ट पहुंचा ही है, यहाँ पे मान लो पहुंचा ही है, तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है, मान लो उस पर क्या ले सकते हैं? हम 0 ले सकते हैं कि बस पहुंच गया, पहुंचा दिया जैसे तैसे, है ना। जैसे तैसे पहुंचा दिया तो वेलोसिटी एट C क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। वेलोसिटी एट C अगर 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो C पे जस्ट पहुंचाना ही है तो। अब देखो ये अगर कंडीशन लेते हैं तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा। मान लो ये पॉइंट ए वाला प्लेन हो गया, लाइन हो गई, और ये पॉइंट सी वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट ए तो ले लिया हमने रेफरेंस के लिए 0, और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था ए पे, काइनेटिक एनर्जी कितना ले लिया ए पे? ये हो गया ½ m/u²। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एट सी, ये कितना हो जाएगा? देखो mg हाइट, हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? वो तो हो गई 2r हो गई, ये 2r हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी एट सी की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को जस्ट पहुंचाया ही है, मान लो जैसे हम जमीन से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, तो टॉप पोजीशन पे जाके क्या होता है? उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हम वैसा ही कोई केस ले रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो गया? मान लीजिए 0 हो गया।
तो इस पॉइंट पे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, सी पॉइंट पे जस्ट पहुंचा ही है तो वेलोसिटी एट सी क्या हो गया, जीरो ले लिया। अब अगर यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, तो देखो क्या आ जाएगा, ए पे मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी तो हो गई हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गई और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमने क्या ले ली, जीरो ले ली, और पोटेंशियल एनर्जी कितना ले लिया, एम जी इंटू टू आर ले लिया, ले सकते हैं। तो यहां से देखो ये तो जीरो 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 है, तो ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू ट्वाइस ऑफ आर। m से m कैंसिल हो गया तो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4gr आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4gr आ जाएगा, यानी कि u जो चाहिए होगा मिनिमम हमारा वो कितना आ गया यहाँ से, रूट में 4gr आ गया। अब देखो पहले वाले केस में हम जब हमने टेंशन जीरो वाली कंडीशन ली थी, यहाँ पे मैं बहुत ही जबरदस्त बातें बता रहा हूँ, बहुत गहरी बातें हैं। देखो अगर हम टेंशन जीरो वाला केस ले रहे हैं तब उस केस में तो जो u मिनिमम है, पहले वाला जो कल हमने केस पढ़ा था उसमें तो हमने टेंशन क्या लिया था कि भाई सी पे जब पहुंचा है तो उस समय जस्ट पहुंचते टाइम टेंशन क्या ले लिया, जीरो ले लिया। तो उस केस में u मिनिमम कितना आया था, 5gr आया था ना, कि यहाँ पे पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल हमें 5gr चाहिए। अब आज वाला केस क्या ले रहे हैं कि जो सी पे वेलोसिटी है उसको अगर जीरो लेते हैं तो उस केस में u मिनिमम जो है हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, हमें केवल रूट में 4gr ही रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों में से सही कौन सा है, इसमें से एक सही है एक गलत है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो सही है और ये गलत है। ऐसा क्यों है, देखो ये अभी जो हमने रूट में 4gr निकाला था ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। एक्चुअल में आंसर रूट में 5gr ही होगा, क्योंकि अगर रूट 4gr वेलोसिटी देते भी हैं, अगर मान लो हमने कोई u मिनिमम यहाँ पे कोई रूट 4gr का वेलोसिटी दिया, तो रूट 4gr के केस में जो टेंशन है वो पहले ही कहीं पे जीरो जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा उससे पहले ही किसी पोजीशन पे आपको टेंशन जीरो मिल चुका होगा, उससे पहले ही भी किसी पॉइंट पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उससे पहले ही टेंशन जीरो हो चुका होगा। तो टेंशन अगर पहले जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो होने से पहले, वेलोसिटी जीरो यहाँ पे किया उससे पहले ही टेंशन जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा तो रस्सी लूज हो जाएगी, लूज होते ही जो ऑब्जेक्ट वो इस तरह का मोशन करके फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है पूरा चक्कर नहीं निकाल पाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो क्या हो गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इन केस ऑफ u minimum is equal to रूट 4gr, अगर हम रूट 4gr मिनिमम वेलोसिटी लें तो उस परिस्थिति में क्या होगा, टेंशन विल बिकम जीरो, टेंशन विल बिकम जीरो, टेंशन विल बिकम जीरो before object reaches at C। तो ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचे उससे पहले ही रस्सी में क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा ना। तो उसका मतलब क्या होगा, रस्सी जो है वो ढीली पड़ जाएगी। सो स्ट्रिंग विल लूज, स्ट्रिंग विल लूज बिफोर ऑब्जेक्ट रीचेज टू सी, बिफोर ऑब्जेक्ट रीचेज टू सी। तो ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचे उससे पहले ही क्या हो जाएगा, रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगा। देखो रस्सी में टेंशन जीरो क्यों होगा, है ना,
यहाँ पे उससे पहले ही जीरो क्यों होगा? क्यों? क्योंकि रस्सी में टेंशन किसकी वजह से मिल रहा था? mv²/r बाहर की तरफ, है ना, और अंदर की तरफ टेंशन T, और अंदर की तरफ mg cos थीटा था ना। मान लो ये एंगल थीटा है, तो अंदर की ओर क्या था? mg cos थीटा था। तो जो टेंशन की वैल्यू थी T इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? यहाँ से T इज इक्वल टू क्या था? T बराबर था mv²/r माइनस में mg cos थीटा आया था ना। B से C के बीच में जो टेंशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? T इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg cos थीटा होती है। तो हमारे पास V की एक ऐसी वेलोसिटी आ चुकी होगी यहाँ पे B और C के बीच में ही, जिसमें mv²/r और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? टेंशन जीरो हो जाएगा। तो टेंशन C पे पहुंचने से पहले ही जीरो हो जाएगा। आप ऐसे भी सोचो, अगर आप 5GR देते हो, रूट में 5GR देते हो, तब C पे जाके टेंशन जीरो होता है। जब रूट में 5GR देते हो तो C पॉइंट पे जाके टेंशन जीरो होता है। अब रूट में 4GR दोगे तो C से पहले जीरो नहीं हो जाएगा क्या? कॉमन सेंस वाली बात है। कम नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। रूट में 4GR होना, एक रूट में 5GR होना, फर्क तो है ही जी। मतलब सी से जस्ट पहले भी अगर बात करें, थोड़ा सा भी पहले अगर आ गया तो रस्सी पहले ही ढीले पड़ जाएगी। रस्सी पहले ही ढीली पड़ जाएगी तो हमारा साइकिल पूरा नहीं होगा ना। ठीक है, तो स्ट्रिंग विल लूज बिफोर ऑब्जेक्ट रीचेस टू सी, सो साइकिल विल नॉट कंप्लीट, विल नॉट कंप्लीट। तो इस वजह से जो चक्र है पूरा नहीं होगा, साइकिल पूरा नहीं होगा, साइकिल पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो रूट 4GR वाले केस में सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होगा, लेकिन रूट 5GR वाले केस में सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो इसका यूज क्या है। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, इन केस ऑफ रॉड, इन केस ऑफ रॉड, अगर मान लो कोई सॉलिड रॉड है, छड़ है, छड़ की स्थिति में मान लो हम, रस्सी है, रस्सी की जगह हमने छड़ लगा दी, छड़ की स्थिति में, छड़ की स्थिति में देखो क्या मतलब हुआ इसका। छड़ की स्थिति में मान लो ये कोई आपका सर्कुलर मोशन इस तरह से करवाना है, और यहाँ पे हम कोई रॉड लगा देते हैं, जैसे ये सेंटर से यहाँ तक कोई रॉड लगा दिया। इस रॉड में अब क्या किया हमने? कोई मास का ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो इस तरह से। ओके, एक मिनट, ये रॉड है और रॉड पे मान लो हमने कोई मास ले लिया। ठीक है, अब मान लो इसको वेलोसिटी दिया, यहां से कोई u वेलोसिटी दिया इसको। अब ये रॉड यहां पे पहुंचेगी C पॉइंट पे। अब इस C पॉइंट पे, इस केस में अगर हमें C पॉइंट पे पहुंचाना है, और रॉड जो लिया, ये छोड़ जो लिया, ये क्या है? मास लेस है। ये क्या है? मास लेस है रॉड। रॉड क्या ले ली? मास लेस ले ली। अब रॉड अगर ढीली पड़ भी जाए तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या? रॉड मान लो यहाँ पे कहीं पे भी ढीली पड़ जाती है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि रॉड में जो स्टिफनेस है, जो खिंचाव है, वो उसकी खुद की नेचर की वजह से है। तो रॉड, इन केस ऑफ रॉड, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, rod will maintain, rod will maintain its tension by itself। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? रॉड जो है वो अपना टेंशन अपने आप ही मेंटेन रखेगी। रॉड क्या रखेगी? अपना टेंशन अपने आप ही मेंटेन रखेगी। हमें रॉड के टेंशन को मेंटेन कराने के लिए बाहर की तरफ mv²/r की जरूरत नहीं है, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं है, जो हमें रस्सी में जरूरत पड़ रही थी, है ना। तो इस केस में वी डोंट नीड mv²/r। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, जो बाहर की ओर अब केंद्रीय बल, उसकी आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड mv²/r टू मेंटेन दिस टेंशन, मेंटेन दिस टेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर रॉड में टेंशन यहाँ पे भी जीरो हो जाता है तो रॉड क्योंकि स्टिफ रहेगी, सख्त रहेगी, तो रॉड क्या होगी? अपने आप ही यहाँ से
यहाँ तक पहुँच जाएगी। मान लो ऐसा कोई कंडीशन हो भी जाता है कि भाई रॉड जो है केवल इसी यहाँ तक ही पहुँचती है, मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन हो भी जाए कि रॉड जो है केवल यहीं तक पहुँचती है, मान लो यहाँ तक ही पहुँचती है रॉड, ठीक है, और यहाँ पे ही टेंशन जीरो हो भी जाए, लेकिन रॉड के पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, है ना। तो वेलोसिटी होगी तो उस वजह से क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी उस वजह से क्या होगा, इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी जो होगी उसका इनर्शिया जो होगा हमें आगे की ओर पहुंचा देगा, है ना। तो यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में अगर ये मान लो इसको जस्ट सी पे पहुंचा ही दे हम तो चलेगा। यानी कि यहाँ पे इस केस में यू मिनिमम कितना चाहिए होगा, √4GR चाहिए होगा ना, क्योंकि हमें टेंशन को मेंटेन कराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बहुत ही कमाल की बात बता रहा हूँ। तो इन दिस केस रॉड विल कंप्लीट इट्स साइकिल, इन दिस केस in this case rod will complete its cycle with minimum velocity of √4GR। मान लो ये रेडियस r है, तो अगर आप 4GR वेलोसिटी दोगे ना, √4GR वेलोसिटी, तो भी क्या होगा, ये रॉड अपना चक्कर पूरा कर लेगी। लेकिन रस्सी वाले केस में, हाँ, √3GR दोगे तो ये बी और सी के बीच में कहीं रह जाएगा बस। क्यों रह जाएगा, क्योंकि अगर मान लो √2GR से कम देते हो तो ए और बी के बीच में रहता है। अंडर रूट, हाँ, तो 3GR दे रहे हो ना, तो यहाँ से बी से सी के बीच में कोई पॉइंट होगा, वहीं तक ही पहुंचेगी, वहां से फिर वापस आ जाएगी। तो 4GR में कैसे पहुंच जाती है? 4GR में ये हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया ना। तो सर रहनी तो सर फिर बीच में चाहिए, अगर 4GR में नहीं पहुंच रही तो। देख, इसमें भी बीच में नहीं रहनी चाहिए थी। एनर्जी कंजर्वेशन तो यही कहता है ना कि जितनी आपने एनर्जी दी वो सारी की सारी एनर्जी किस में खर्च हो गई, हाइट को गेन करने में खर्च हो गई। एनर्जी कंजर्वेशन तो यही कहता है। लेकिन रस्सी और मास वाला जो केस है, रस्सी और मास वाले केस में क्या आवश्यकता है कि भाई आप ऊपर तो पहुंचाओ, लेकिन ऊपर पहुंचाने तक, सी तक पहुंचाने तक आपकी रस्सी में खिंचाव रहना आवश्यक है। खिंचाव नहीं रहा रस्सी में, तो रस्सी अगर ढीली पड़ गई तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो पहले ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉल हो जाएगा और हमारा सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होगा, वर्टिकल, हमारा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कराना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा, है ना। तो इस केस में, रस्सी वाले केस में तो ये आवश्यक है कि रस्सी को आपको जब तक सी तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपको क्या रखना है, टाइट रखना है। तो उसके लिए सी पे भी, इस सी पॉइंट पे भी क्या थी, कोई ना कोई वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी हमें, है ना। सी पे पहुंचा तो भी वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, टेंशन जीरो। अब हम क्या ले रहे हैं, सी पे ही ले रहे हैं, सी से पहले टेंशन कभी जीरो नहीं होना तो कोई चाहिए। टेंशन का काम ही नहीं है। हाँ, यही तो मैं बात बता रहा तो हूँ। फिर सर √4GR की जगह √3GR ले लो। √3GR लेगा तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लागू नहीं होगा ना। देख, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि आप मान लो हाफ एम, अब देख √3GR की बात कर लेते हैं, तू कह रहा है कि √3GR दे दो, तो मान लो मैं √3GR दे रहा हूँ तो ½ mv² हो जाएगा। तो मैं इतनी तो काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, ½ mv², और ये किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, mgh में कन्वर्ट होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे जाके कहीं पे रुक गया तो देख ले कितनी हाइट आएगी, तू खुद देख सकता है कितनी हाइट आएगी। तो m से m तो कैंसिल हो गया, √3GR का स्क्वायर कितना हो गया, 3GR/2 इज इक्वल टू जी इंटू एच, जी से g कैंसिल हो गया, तो h कितना कवर किया इसने, 3R/2 कवर किया, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ r कवर किया ना। यानी कि ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे गया, 1.5 टाइम्स ऑफ r, लेकिन सी पे पहुंचाने के लिए अपन को कितना चाहिए, 2r चाहिए, तो नहीं पहुंचाना। तो √4GR में भी नहीं पहुंचेगा। अब देख √4GR में देख क्या हो रहा है, ½ m इंटू रूट में 4GR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, mgh, m से m कैंसिल, √4GR का स्क्वायर कितना हो गया, 4GR/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, gh, g से g कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई ना। तो आई नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन से आ रहा है ना ये, तो ये आ रहा है 2GR। यानी कि रॉड वाले केस में हमें टेंशन को मेंटेन कराना आवश्यक नहीं है,
तो इस केस में हम कितना देंगे, अगर रूट 4GR भी देंगे ना, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था, रूट 4GR कैसे आया था, केवल सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से आया ना, ये एक सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से हमारा क्या आया था, रूट 4GR आया था। लेकिन ये जब हम टेंशन जीरो वाला केस लेके करते हैं, जैसे कल लास्ट क्लास में लिखा था हमने, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई थी, रूट 5GR आई थी। लेकिन इस केस में कितना, रूट 4GR से अपना काम चल जा रहा है। लेकिन ये 4GR स्ट्रिंग वाले केस में तो काम नहीं करेगा, लेकिन रॉड वाले केस में काम कर जाएगा। अगर आप रूट 4GR ही देते हो, यहाँ पे मान लो मिनिमम जो है रूट में 4GR दोगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा रास्ता पार कर जाएगा, सी तक पहुंच जाएगा। अब देखो और केसेस देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इन केस ऑफ होलो स्फेयर, इन केस ऑफ होलो स्फेयर, अगर मान लो एक खाली गोला है, खाली एक स्फेयर लेते हैं मान लो ऐसे, ठीक है, और इस स्फेयर में, स्फेयर है यानी कि खाली गोला है, और इस स्फेयर में मान लो यहाँ पे कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस डायरेक्शन में कोई u वेलोसिटी दे देता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई u वेलोसिटी दे दिया, u कोई दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहां से ऐसे मूव करता हुआ ऊपर जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना। अब मैं इसको मिनिमम वेलोसिटी कितना दूं कि ये चक्कर निकाल ले पूरा। अब देखो मिनिमम वेलोसिटी के केस में क्या होगा, मान लो ये ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट बी हो गया, ये कोई पॉइंट बी हो गए यहाँ पे, ये पॉइंट कोई बी है और ये कोई पॉइंट है ए, और ये पॉइंट ऊपर वाला कोई हो गया सी, ठीक है। अब इस ब्लॉक को सी तक पहुंचाना है, तो सी तक पहुंचाना है, उस केस में पहली बात तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा। अगर रस्सी और मास अगर अटैच है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, टेंशन, टेंशन की वजह से तो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है ये। इस केस में जो आपका टेंशन फोर्स है वो क्या दे रहा है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, उस वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा था। अब इस केस में सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पे, जो जो इसकी दीवार होगी, है ना, ये जो दीवार होगी ना स्फेयर की, उसकी वजह से मिलने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। जहां पे भी आएगा, यहाँ पे आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ, यहाँ पे आएगा तो इस तरफ और इस तरफ। अब देखो अगर पूरा चक्कर निकालना है तो नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे वहां पे क्या था, टेंशन फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए था अगर पूरा चक्कर निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स must not become zero before C, must not become zero before C to complete the cycle। तो साइकिल को अगर पूरा करना है तो नॉर्मल फोर्स जो है सी से पहले तक जीरो नहीं होना चाहिए। सेम बात ये होगी, टेंशन वाली बात होगी। तो इस केस में भी जो u मिनिमम चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, रूट 4GR चाहिए होगा या रूट 5GR चाहिए होगा, 5GR चाहिए होगा ना। तो इस केस में भी क्या चाहिए होगा, रूट 5GR चाहिए होगा। सेम वही टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए वो वाला केस हो गया ना। तो इस केस में भी मिनिमम कितना चाहिए, रूट 5GR चाहिए। यानी कि यहां से आप अगर रूट 5GR से फेंकोगे ना, तब जाके ये पूरा साइकिल करेगा। मान लो ये रेडियस है इसकी, तभी ये पूरा साइकिल करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर रूट 4GR से फेंकोगे तो यहाँ पे कहीं नॉर्मल जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो होते ही ब्लॉक यहाँ से गिर जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब देखो और एक केस लेता हूं, मान लो इन केस ऑफ होलो रिंग, इन केस ऑफ होलो रिंग, तो होलो रिंग के केस में देखो क्या होगा। जैसे मान लो एक होलो रिंग लिया, होलो रिंग से क्या मतलब है, जैसे एक एक बड़ा एक सर्कल या स्फेयर हो गया ऐसे, और इसके अंदर एक छोटा और है इस तरह से, ऐसा है, ठीक है। और इसकी रेडियस हो गई r, मान लो ये हो गई r, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया आपका B,
और ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई ब्लॉक हमें भेजना है किसी वेलोसिटी से, यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉक है ऐसे, और इसको इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी u से हमने थ्रो किया, ठीक है। तो u वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा। मान लो ये पॉइंट है c, यहाँ तक पहुंचाना है हमें, ये पॉइंट c तक पहुंचाना है। अब इस केस में अगर नॉर्मल फोर्स जीरो भी हो जाता है तो ये क्या ऑब्लाइज नहीं है, बाध्य नहीं है इसी सर्कल के अलॉन्ग मूव करने के लिए। तो ये केस क्या रॉड जैसा नहीं हो गया, बताओ। सर वो लटक गया तो बीच में लटक गया तो क्या है, बीच में लटक गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो उसको ये ऑब्लाइज्ड है, बाध्य है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसको इधर ही मूव करना है, ऐसे ही जाना है। जैसे रॉड के केस में, रॉड वाले केस में क्या था, रॉड स्टिक थी ना, एकदम सख्त थी, तो सख्त थी तो ये क्या हो रही थी अपने आप, अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो आगे ही जाएगा, आगे जाके यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इस केस में भी क्या है, यहाँ पे भी अगर मान लो नॉर्मल फोर्स जीरो होता भी है, लटकता भी है, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, मान लो यहाँ पे पहुंचा, जैसे ये यहाँ पे पहुंचा है ना, ये यहाँ पे पहुंचा, मान लो इस तरह से, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद में अगर मान लो यहाँ से लटकता है, तो ये लटक के जो नीचे वाली सरफेस है ना, अंदर वाले, पीछे नहीं आएगा, हाँ पीछे नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो आगे की तरफ है ना अभी भी। सर लेकिन इस केस में यहाँ पे इस पे लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है वो सर जीरो हो लेकिन जाएगा। ये जो स्लाइडिंग वाली सरफेस है ये तो सर इसको पीछे धकेलेगी, कौन सी स्लाइडिंग वाली, ये वाली। ये धकेलेगी, पर वेलोसिटी तो इसके पास आगे अभी भी है ना, वेलोसिटी जीरो कहाँ गई, अगर अटकेगा वेलोसिटी देखो पीछे की तरफ कब आता है कोई ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, नीचे की तरफ कब आता है कोई, जब ऊपर की ओर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तब आता है ना। जब आप मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हो, तो ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जीरो होने के बाद में वो नीचे गिरना शुरू होता है। तो अभी वेलोसिटी जीरो होगी तब वो तो नीचे आएगा, अभी वेलोसिटी जीरो हुई है क्या, अटकेगा तो तभी ना जब वेलोसिटी जीरो होगी। अब वेलोसिटी जीरो का केस हमने क्या लिया है कि वेलोसिटी जीरो कहाँ पे करनी है अपन को, सी पॉइंट पे करनी है। हमने केस ले लिया ना कि वेलोसिटी को जीरो कहाँ पे करना है, सी पॉइंट पे करना है। तो वेलोसिटी सी, तो वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, तभी अटकेगा, वरना अटकेगा ही क्यों। नॉर्मल फोर्स जीरो किया है हमने। ये जो रॉड वाला केस था, ध्यान से समझो इस बात को, क्या है यहाँ पे इस केस में टेंशन जो है रॉड में वो जीरो कर दिया, मान लो पहले ही जीरो हो गया वेलोसिटी जीरो होने से पहले, लेकिन टेंशन जीरो होने के बावजूद भी अब वेलोसिटी मौजूद है, तो ये वेलोसिटी क्या करेगी, इनर्शिया के कारण, इनर्शिया का प्रिंसिपल समझ में आता है, इनर्शिया के कारण क्या करेगा, ये यहाँ से इसको यहाँ तक ले आएगा, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी, स्ट्रिंग और ब्लॉक के केस में, अगर यहाँ पे मान लो टेंशन पहले जीरो हो जाता है वेलोसिटी जीरो होने से पहले, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है और टेंशन जीरो हो गया, तो उस केस में इनर्शिया तो है, इनर्शिया आगे इसको मूवमेंट तो कराएगा, लेकिन रस्सी में टेंशन जीरो हो गया तो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंशन की वजह से ही क्या मिल रहा था हमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था और सर्कुलर मोशन हो रहा था। तो ये सर्कुलर मोशन पूरा ना करके ऐसे ही यहाँ पे गिर जाएगा। लेकिन रॉड वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, रॉड वाले केस में ये सख्त है, सख्त है ना, तो इसमें टेंशन बाय डिफॉल्ट पहले से ही मौजूद है। तो हम अगर इसको यहाँ पे मान लो इसके बाहर की ओर जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है, मान लो उसकी वजह से ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इस तरफ जो लगने वाला एम जी कॉस थीटा जो है, जैसे इधर एम जी कॉस थीटा लगता था ना, ये थीटा लेते थे, ये फिर थीटा हो जाता था, है ना, ये नीचे की ओर एम जी है, और ये तो हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाता था एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर मान लो एम जी कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर भी दे, और इस तरफ जो लगने वाला टेंशन वो जीरो हो भी जाए, तो इस रॉड के अंदर जो टाइटनेस है वो तो अभी भी बरकरार रहेगी, वो जाएगी नहीं ना, है ना, क्योंकि वो तो इसकी खुद की नेचर है, खुद की प्रकृति है, इसमें तो समझ आ गया। तो ये अपने आप चला जाएगा। अब दूसरे वाले, इस वाले केस में भी सेम, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन मिलना बंद हो गया, मान लो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया बीच में कहीं पे, तो ये गिर जाएगा। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, सी पे ही जीरो करना पड़ेगा। सी से पहले नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो जाता है तो ये सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बीच में कहीं पे
गिर जाएगा। तो सी तक पहुंचाना पड़ेगा, सी से पहले तक नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो तो पार नहीं पड़ेगी। लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन अगर सी से पहले भी किसी पॉइंट पे जीरो हो जाता है तो भी, क्योंकि अब देखो होगा क्या, जैसे ये सर्कुलर रिंग है कोई, तो रिंग के आउटर सरफेस पे पहले कांटेक्ट में था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इनर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी तो आगे की ओर है, तो वो वेलोसिटी क्या पीछे ही करेगी, आएगा सर जहाँ तक है। वेलोसिटी आगे की ओर है तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया की वजह से वो आगे ही पहुंचेगा, ना कि पीछे आएगा। समझ रहे हैं? अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इनर सरफेस प्रोवाइड करेगी। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनर सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से ये आगे ही जाएगा, क्योंकि अभी भी वेलोसिटी जिंदा है, वेलोसिटी मरी नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में जो यू मिनिमम चाहिए, यू मिनिमम, क्योंकि अपन को नॉर्मल फोर्स तो मिलता ही रहेगा, नॉर्मल फोर्स जीरो होगा तो भी यहाँ पे फिर इनर सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस केस में कितना चाहिए, रूट में 4gr चाहिए, ना कि रूट में 5gr चाहिए। आई बात समझ में? तो इस केस में भी अगर आप रूट 4gr वेलोसिटी दोगे कम से कम, तो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आराम से पहुंच जाएगा। तो ये चार केसेस हैं, चारों में देखो अलग अलग है। अगर मान लो रस्सी से ब्लॉक लगा हुआ है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए हमें, 5gr चाहिए, ना कि 4gr। अगर मान लो रॉड से बंधा हुआ है तो मिनिमम वेलोसिटी कितने से काम हो जाएगा हमारा, 4gr से काम हो जाएगा, 5gr नहीं चाहिए। 5gr हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5gr हो तो भी पूरा करेगा, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए, 4gr चाहिए, रूट में 4gr चाहिए मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे डाउन साइड में। और तीसरा केस, अगर मान लो होलो स्फीयर हो, तो उस केस में हमें नॉर्मल रिएक्शन सी से पहले जीरो कहीं पे नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता तो सर्कुलर मोशन पूरा नहीं करेगा, गिर जाएगा। तो इसलिए हमें कितना चाहिए, रूट में 5gr ही चाहिए। ये भी कैसा केस हो गया, रस्सी और ब्लॉक वाला केस हो गया, वैसा ही हो गया। और इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो अगर हो भी जाता है, अगर सी से पहुंचने से पहले जीरो हो भी जाएगा, तो ये क्या करेगा, आउटर सरफेस जो है इस रिंग की या इस कैविटी की, उस आउटर सरफेस को छोड़ देगा और इनर सरफेस के संपर्क में आ जाएगा। तो इनर सरफेस के संपर्क में आने के बाद में इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ पर पहुंच के फिर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। फिर क्योंकि थोड़ा सा ये इधर इंक्लाइंड होगा तो ये फिर चक्कर निकालेगा, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। तो कंप्लीट साइकिल कराने के लिए मिनिमम इस केस में कितनी चाहिए, रूट में 4gr चाहिए, इस केस में रूट में 5gr चाहिए। तो ये चार केसेज है, चारों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। सर इस वाले में मिनिमम रूट 4gr कैसे हुआ? इस वाले समझ में नहीं आया। अब देख, मान ले मैं रूट 4gr देता हूँ, तो मान ले ये एंगल कोई थीटा है, जहाँ पे जाके क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। तो देख थीटा एंगल पे यहाँ पे जीरो हो गया, क्या वेलोसिटी जिंदा नहीं है, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस केस में, पहले तो ये बता, यहाँ पे तेरा कंफ्यूजन है। ब्लॉक ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, सर नीचे ही जाना चाहिए। जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है बिफोर सी नॉर्मल रिएक्शन किसी एंगल पे जीरो हो रहा है, ठीक है। उस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, आगे की ओर है। वेलोसिटी क्या है, आगे की ओर है ना। तो वेलोसिटी जब आगे की ओर है तो पीछे कैसे चला जाएगा, सर पर नीचे सर स्लाइडिंग मूवमेंट तो सर नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ स्लाइड, अगर वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती ना, स्लाइडिंग तो ये देख, स्लाइडिंग ऐसे है, मैं इसमें अगर पत्थर फेंकूंगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना, नीचे थोड़ा आएगा। आएगा तो सही से। कब आएगा, जब यहाँ पे वेलोसिटी एक बार जीरो होगी फिर नीचे आएगा। अगर कोई इंक्लाइन पे मान लो मैं पत्थर फेंकता हूँ, तो इंक्लाइन पे पत्थर चढ़ने के बाद मान लो चढ़ेगा, तो चढ़ने के बाद नीचे कब उतरता है, जब वेलोसिटी जीरो। बिना वेलोसिटी जीरो के पत्थर नीचे आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसकी वेलोसिटी जीरो कहाँ हुई बाबू, नहीं हुई ना। वेलोसिटी जीरो हुई नहीं तो नीचे क्यों आएगा, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए तब नीचे आएगा। अब वेलोसिटी जीरो कहाँ पे हो रही है, सी पे हो रही है। अब सी पे पहुंचने के बाद में नीचे आने की कोई है क्या गुंजाइश, सी पे पहुंच गया तो या तो रुक जाएगा, लेकिन मान लो थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा है, ये तो क्रिटिकल कंडीशन होगी, अपन देंगे क्या, रूट 4gr से थोड़ी ज्यादा ही देंगे, ज्यादा देंगे तो सी से थोड़ा आगे खिसकेता हूँ, फिर वापस इधर आ जाएगा। फिर ये जितने भी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ वापस ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये वेलोसिटी ये काइनेटिक जो है वापस पोटेंशियल में, पोटेंशियल फिर काइनेटिक में, काइनेटिक फिर पोटेंशियल में, इस तरह से ये राउंड 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 मोशन करता रहेगा। सर लगातार तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ना वो मामला खराब कर देता है। फ्रिक्शन जो है हमारी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को खराब करता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को खाता रहेगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्मूथ
परफेक्ट स्मूथ। आप अगर ऐसी कैविटी बना लो जिसमें फ्रिक्शन एकदम जीरो, तो आप जिंदगी भर चलाते रहो, चलता रहेगा ऐसे, जिंदगी भर चलाते रहो। अब देखो मून जो है अर्थ के चारों चक्कर क्यों निकालता है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा मून पे, तो जिंदगी भर तक चलता नहीं जा रहा, क्या सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा क्या, है ना, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंटली ग्रेविटेशन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो कंसिस्टेंटली मूव करता रहा है, कर 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 रहा है। तो इसी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो काम खराब कर देता है, उस वजह से वो रुक जाता है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी खाता रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन के केस में हीट लॉस होता है ना। तो अगर फ्रिक्शन जीरो कर दो आप, मान लो बहुत ही स्मूथ सरफेस बना लो, अंदर डिस्को विस्को लगा के एकदम ही कोई स्नेहक लगा दिया, कोई जो बहुत ही फिसलने वाला हो, फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा, तो उस केस में हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। आएगा समझ? तो ये बात है। अब देखो ये थीटा अगर निकालना हो, थीटा भी निकाल सकते हैं अपन, निकाल के बताऊँ थीटा कितना, किस एंगल पे ये ऊपर वाला कांटेक्ट छोड़ के नीचे वाले कांटेक्ट में आ जाएगा। तो देख यहाँ पे मान लो जब पहुंचेगा, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो मैं इस हाइट को अगर देखूं, तो ये आर है, तो यहाँ पे कितनी हाइट तक पहुंच गया, मान लो ये पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो है आर, और ये क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा हो जाएगी ना, ये आर कॉस थीटा हो जाएगी इतनी, ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना है आर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आर प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने मान लो जब वेलोसिटी दिया, आपने मान लो वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे हमने मान लो दिया रूट में वेलोसिटी कितना 4 g वेलोसिटी दिया है, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं रेफरेंस पॉइंट है तो पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूँ 0, और यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी तो ले लेता हूँ, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh के बराबर। तो मैं मान लो ये पॉइंट कोई P है, इस P पॉइंट पे जो लगने वाले फोर्सेज हैं, इस तरफ तो फोर्स कौन सा लगेगा, mv² लगेगा, अंदर की ओर क्या लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, ठीक है, और अंदर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा आउटर वाली सरफेस से। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r, तो बाहर की तरफ, और mg cos थीटा अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n को मैं 0 ले लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे n 0 हो गया है, तो n 0 के केस में ये क्या हो जाएगा, mv²/r माइनस mg cos थीटा हो जाएगा। ये m जो है ये तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा जिस एंगल की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, v²/r आ जाएगी, v²/rg आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे v का वैल्यू हमें पता लगाना है, v का वैल्यू पता लगाएं कि इस पॉइंट पे v का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m इंटू 4gr का रूट 4gr का होल स्क्वायर, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कितना हो गया यहाँ पे r प्लस आर कॉस थीटा हो गया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस हाफ mv², मान लो यहाँ पे पहुंचा तो v वेलोसिटी है इसकी, तो हाफ m रूट 4gr का होल स्क्वायर प्लस mg इंटू आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, m से m पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 4gr/2, 4gr/2, और ये हो जाएगा gr प्लस gr cos थीटा प्लस v²/2। वैसे अभी आज की क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके cos थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखना। ठीक है, अभी आज की क्लास का टाइम हो गया है, तो पहले तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड शेयर कर लेता हूँ, अभी 20 मिनट बाद